नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और एक नए टेस्ट के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टेस्ट है आदिकाल। आदिकाल का पहले एक टेस्ट लिया जा चुका है और ये है दूसरा टेस्ट। चलो देखते हैं। ये आदिकाल टेस्ट के अंतर्गत 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट लिए जा रहे हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के, और जिनकी पीडीएफ और व्याख्याएं आपको प्राप्त हो जाएंगी। और चलते हैं प्रश्न संख्या 1 पर बिना समय व्यर्थ गवाए, क्योंकि पहले से आदिकाल की मैंने पहली वीडियो देखी है कि बहुत प्रयास के बावजूद भी, क्योंकि 50 प्रश्न रहते हैं तो नॉर्मली 1 मिनट में एक प्रश्न को करवाएं तो भी 50 मिनट तो लग जाते हैं, और व्याख्या करते हैं तो फिर थोड़ा सा, और व्याख्या किए बिना भी मतलब ऐसा लगता है कि कहीं बिंदु जो है वो कहीं अधूरा ना रह जाए, थोड़ी जानकारी आपको दे दी जाए, थोड़ा सा अधिक जानकारी दी जाए। तो बहुत कंट्रोल करने के बावजूद भी क्या है कि जो वीडियो लंबी हो जाती है, तो इस आदिकाल 2 को हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा छोटा रखने का। जो व्याख्याएं हैं वो आपको पीडीएफ में प्राप्त हो जाएंगी। यहाँ मैं थोड़ा सा कम ही बताऊँगा व्याख्याओं के बारे में, लेकिन फिर भी आप देखना चाहेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी जरूर आपके साथ साझा करूँगा। पहला प्रश्न है हमारे पास, सुमेलित कीजिए रचनाकार और पुस्तक। स्वयंभू, ये है अणय कुमारचर्यु, देवसेन, धनपाल, पुष्पदंत। अब आप देखिए कौन कौन सा किसका। अब इनमें क्या है कि ऐसे जो होते हैं देखने में बड़े कठिन लगते हैं, लेकिन इनमें क्या रहता है कि ये बड़े आसान भी हो जाते हैं। कभी कभी इतने आसान हो जाते हैं कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 4 में से कोई एक अगर आपको आता है तो आपका प्रश्न सही। आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, आपको 4 ऐसे जो बिंदु रहते हैं उनके अंदर क्या रहता है कि आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, और ये कहा जाता है कि इन 4 में से अगर कोई आपको एक भी आता है, या कुछ में 2 होता है, या कुछ में 3 ज़्यादा, लेकिन ये है कि आपको ऑप्शन जरूर दिए जाते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या रहता है कि एक ही प्रश्न होता है, उसका उत्तर सही है तो सही है, गलत है तो फिर वो गलत है। लेकिन इसमें ये होता है कि 4, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं, और 4 में से अगर आपको एक भी आता है तो आपका प्रश्न सही हो जाता है। चलो देखते हैं शायद ये प्रश्न ऐसा है या कैसा है। अब देखो, इसमें से अपने को मान लो स्वयंभू, देवसेन, धनपाल, पुष्पदंत, ठीक है। अब हमें स्वयंभू जो है उसको हम याद करते ही करते हैं, स्वयंभू नहीं तो मानो देवसेन को याद करते हैं। देवसेन जो क्या है, जिनकी क्या थी, सर्वसम्मति से जिनकी रचना को प्रथम रचना माना जाता है। सर्वसम्मति से जिनकी रचना को प्रथम रचना माना जाता है, वो रचना कौन सी है, श्रावकाचार। कौन सी रचना है वो, श्रावकाचार। इसका मतलब देवसेन ने क्या लिखी थी, श्रावकाचार और दर्शनसार लिखा था। देवसेन ने श्रावकाचार और दर्शनसार लिखा था। अब देखो, बै का 3 किसमें है, बै का इसमें 2 है, तो ये तो आउट हो गया, ये तो नहीं है। बै का 3 इसमें है, बै का 3 इसमें है, और बै का 3 इसमें है। अब अपने पास 3 ऑप्शन रह गए, इन तीनों में से अपने को फिर देखना है, ठीक है। एक तो आउट हो गया, अभी एक तो नहीं है। अब अपने पास स्वयंभू आता है, स्वयंभू है तो उसकी भी कम से कम एक रचना है जो हमेशा याद रहती है, वो है पौमचर्यु, और कोई रहे न रहे, ठीक है। तो ए का क्या हो गया, ए का हुआ 4, ए का कितना हो गया 4, ए का 4। अब ए का 4 देखो, ये तो पहले आउट हो गया, इसमें ए का 2 है तो ये भी आउट, इसमें ए का 4 है और इसमें ए का 4 है। अब अपने पास 2 ऑप्शन रह गए, ये थोड़ा टफ वर्ड आ गया है, ठीक है। फिर आता है धनपाल। अब धनपाल की देखें तो धनपाल की कौन सी रचना थी, भविष्यत कहा थी, ठीक है ना। और धनपाल याद नहीं रहता तो पुष्पदंत कम से कम हमें याद रहता है, लेकिन पुष्पदंत की कठिन दे रखी अणय कुमारचर्यु, वैसे इसकी जस महापुराण है। धनपाल की भविष्यत कहा तो सह का है 2, सह का 2 किसमें है, इसमें नहीं है, तो उत्तर क्या रहेगा हमारा, उत्तर रहेगा हमारा बै। उत्तर हमारा क्या रहेगा, बै रहेगा। स्वयंभू, देवसेन, धनपाल और पुष्पदंत। अब हम इनकी अलग अलग बात करें। स्वयंभू, हम बात करते हैं स्वयंभू की। तो स्वयंभू की रचनाएं कौन कौन सी है, स्वयंभू की रचनाएं पहले तो सीधा ही आ जाओ, कौन सी है, स्वयंभू छंद।
दूसरी कौन सी है? पौमचर्यु। दूसरी कौन सी है? पौमचर्यु। तीसरी कौन सी है? रिठ्ठेणेमीचर्यु। अगर कहीं रिठ्ठेमणिचर्यु आ जाए तो भी चल चुल जाएगा, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे समझ में आ ही जाएगा, ठीक है ना। रिठ्ठेणेमीचर्यु, रिठ्ठेणेमीचर्यु। चौथी है हरिवंश पुराण। 4 नंबर पर हमारे पास रहेगा हरिवंश पुराण और 5 नंबर पर हमारे पास रहेगा पंचमी चर्यु। 5 नंबर पर हमारे पास पंचमी चर्यु। ये स्वयंभू की रचनाएं हैं। ये किसकी रचना है? स्वयंभू की। फिर दूसरे कौन थे हमारे पास? दूसरे थे हमारे पास देवसेन। तो देवसेन की कौन सी रचनाएं हैं? देवसेन की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण रचना जो मानी जाती है देवसेन की वो है श्रावकाचार। कौन सी है? श्रावकाचार। श्रावकाचार, श्रावकाचार मतलब 205 दोहों में श्रावक धर्म का चित्रण किया गया है। कितने? 205 दोहों में इसमें श्रावक धर्म का चित्रण किया गया है। श्रावकाचार के बाद आता है दुब सहाव व्यास। दुब सहाव व्यास। और उसके बाद आ जाता है लघुन्य चक्र। लघुन्य चक्र कुछ जगह 2 ही बताई हुई है, कुछ जगह 4 बताई हुई है, और अंत में आ जाता है दर्शन सार। दर्शन सार, ठीक है। ये है देवसेन की रचनाएं। तो कौन कौन सी? स्वयंभू की बात करते हैं। स्वयंभू की बात करते हैं तो स्वयंभू की रचना आ जाती है स्वयंभू छंद, पौमचर्यु, रिठ्ठेणेमीचर्यु। स्वयंभू छंद, पौमचर्यु, रिठ्ठेणेमीचर्यु, हरिवंश पुराण और पंचमी पुराण। 5 नंबर पर आ जाती है पंचमी पुराण। ये थे स्वयंभू। और उसके बाद हम देवसेन की बात करें तो श्रावकाचार, दुब सहाव व्यास, श्रावकाचार, दुब सहाव व्यास, लघुन्य चक्र और दर्शनसार। ये इनकी देवसेन की रचनाएं आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करें पुष्पदंत की तो पुष्पदंत की कौन सी रचनाएं थी? पुष्पदंत की रचनाओं की बात करें तो हम आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है हमारे पास महापुराण। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है महापुराण। फिर आता है हमारे पास जो इसमें दी गई थी अणय कुमार चर्यु। अणय कुमार चर्यु। फिर आ जाता है हमारे पास जसहरी चर्यु। और 4 नंबर पर आ जाता है नागकुमार चरित। नागकुमार चरित 4 नंबर पर हमारे पास आ जाता है नागकुमार चरित। ये पुष्पदंत की रचना थी। पुष्पदंत कौन सी सदी के थे? 10वीं सदी के थे। स्वयंभू कौन सी सदी के थे? 8वीं सदी के थे। देवसेन कौन सी सदी के थे? ये 9वीं सदी के थे, ठीक है ना। तो ये सभी के सभी स्वयंभू, देवसेन और पुष्पदंत ये सभी किसके हैं? जैन साहित्य के रचनाकार है। किस साहित्य के? जैन साहित्य के। चलो चलते हैं आगे। और धनपाल की थी भविष्यत कहा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। पौमचर्यु जो थी स्वयंभू, चलो इसके बारे में आगे बता रखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास में उसके रचना काल का असंगत क्रम छांटिए। हिंदी साहित्य का इतिहास व उसके रचना काल का असंगत क्रम छांटिए। सुंदरी तिलक 1869 ईस्वी, तजकीरा ईश्वराई हिंदी 1911 ईस्वी, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी, हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1969 ईस्वी। तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा? सुंदरी तिलक 1869 ईस्वी। सुंदरी तिलक जो है वो कब है? सुंदरी तिलक 1869 ईस्वी बिल्कुल सही है। तजकीरा ईश्वराई हिंदी 1911 ईस्वी नहीं है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सही है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास बिल्कुल सही है 1969 ईस्वी। तजकीरा ईश्वराई हिंदी की रचना कब हुई थी? 1848 ईस्वी में। कब हुई थी? 1848 ईस्वी में। सुंदरी तिलक के रचनाकार कौन थे? भारतेंदु थे। सुंदरी तिलक के रचनाकार कौन थे? भारतेंदु थे। और तजकीरा ईश्वराई हिंदी के रचनाकार कौन थे? मौलवी करीमुद्दीन थे। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कौन थे? गणपति चंद्र गुप्त थे। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये दिमाग से निकल गया मेरे। चलो चलते हैं आगे। परमाल रासो का 1865 ईस्वी में आलाखंड नाम से
परमाल रासो का 1865 ईस्वी में आलाखंड नाम से प्रकाशन किसने करवाया था? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो किसने करवाया था? चार्ल्स इलियट ने। किसने करवाया था? चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में। और नागरिक प्रचारणी सभा से परमाल रासो का परमाल रासो नाम से आला और उद्दल नामक दो वीरों की वीर गाथा का वर्णन है जिसके अंदर है, तो उसका परमाल रासो नाम से किसने करवाया था? परमाल रासो नाम से करवाया था श्याम सुंदर दास ने। किसने? श्याम सुंदर दास ने। और सबसे पहले किसने करवाया था? आलाखंड नाम से 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने। किसने? चार्ल्स इलियट ने। चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। आचार्य शुक्ल अनुसार कौन सिद्धों से अपनी अलग परंपरा बनाने के लिए पंजाब चले गए और वहां क्या कहलाए? बालनाथ कहलाए। क्या कहलाए? बालनाथ। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। ठीक है ना। सिद्धों से अलग परंपरा तो कौन थे? ए बैस है या फिर द? तो कौन थे? जालंधर नाथ। कौन थे? जालंधर नाथ, जो पंजाब चले गए थे और सिद्धों से अपनी अलग परंपरा चलाई थी और वो वहां जाकर क्या कहलाए थे? बालनाथ। प्रमुख जैन कवि व उनकी रचनाएं। प्रमुख जैन कवि व उनकी रचनाएं। हेमचंद्र कुमारपाल चरित, सोमप्रभ सूरी कुमारपाल प्रतिबोध, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, शारंगधर प्राकृत पिंगल सुंदर सूत्र। तो कौन सी है? क्या ढूंढना है? असंगत कथन। तो कौन सा है? द जो है वो है शारंगधर की प्राकृत पिंगल सूत्र नहीं है। हेमचंद्र की कुमारपाल चरित है, सोमप्रभ सूरी की कुमारपाल प्रतिबोध है, मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि है। हेमचंद्र की ध्यान रख लेना, कुमारपाल चरित, हेमचंद्र चय से चरित, ठीक है ना, क्योंकि एक की कुमारपाल चरित है और एक की कुमारपाल प्रतिबोध है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है, कुमारपाल चरित किसकी है। बहुत अधिक याद करने के बावजूद भी वहां जाकर हम भूल जाते हैं कि कुमारपाल चरित किसकी है और कुमारपाल प्रतिबोध किसकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, याद रखना है कि हेमचंद्र चंद्र से कुमारपाल चरित याद रखना है और सोमप्रभ प्र से प्रतिबोध। सोमप्रभ वैसे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा फिर किसका रह जाएगा, सोमप्रभ सूरी का। कौन सा है सोमप्रभ सूरी का? कुमारपाल प्रतिबोध। प्रश्न संख्या 3, अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है। आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? अपभ्रंश की रचनाओं के लिए। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा की समाप्ति किस रचना से मानी है? ए बैस है या फिर द? तो किस रचना से मानी है? हमीर रासो से। किससे मानी है? हमीर रासो से। कौन थे हमीर रासो के रचनाकार? शारंगधर, जो पीछे अभी गया था, शारंगधर। हमीर रासो के रचनाकार कौन थे? शारंगधर थे। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथ में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन और कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ है, उसमें क्यों घटना और नाम सही है? उपयुक्त कथन किसका है? मतलब क्या कहा गया है इसके अंदर? इसके अंदर यह कहा गया है कि जो पृथ्वीराज जो रासो है वो मतलब प्रमाणिक नहीं है, अप्रमाणिक है। क्यों है अप्रमाणिक? तो वो कहना चाह रहे हैं कि उसमें जो घटनाएं हैं वो सत्य क्यों नहीं है, ठीक है ना। अगर वो इतिहास न होकर काव्य ग्रंथ है तो भी क्या काव्य ग्रंथ में बिना किसी कारण घटनाओं के समय, सन या पात्रों के नाम बदल दिए जाते हैं क्या? नहीं बदले जाते, क्योंकि पृथ्वीराज विजय भी तो क्या है? रासो। ये कौन सा रासो है? ये इस यहाँ किस रासो की बात चल रही है? पृथ्वीराज रासो की। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में, क्योंकि काव्य ग्रंथ वाली बात भी कही थी किसी ने, ठीक है। तो पृथ्वीराज विजय भी तो है। तो ये कथन जो है ये किसका है? ए बैस है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, क्योंकि काव्य ग्रंथ वाली बात जो उनके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही थी कि ये काव्य ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ के अंदर जरूरी नहीं होता कि घटनाएं और वो सत्य हो, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। ये पृथ्वीराज विजय जो है वो किसको मिला था? डॉक्टर वुलर को मिला था। किसको? डॉक्टर वुलर को कश्मीर में मिला था। वैसे ज़्यादा नहीं बताना चाहता क्योंकि आगे 50 प्रश्न है और 50 में कहीं ना कहीं ऐसी कहानी आ जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डॉक्टर वुलर को मिला था कश्मीर के अंदर। तो ऐसा कहा जाता है पृथ्वीराज रासो जो था वो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी
से प्रकाशित होने वाला था, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित होने वाला था। लेकिन उसी वक्त जो डॉक्टर वुलर है उनको पृथ्वीराज विजय मिल गया था कश्मीर से पृथ्वीराज विजय की एक प्रति मिल गई थी। उसको पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उनको पता चला कि पृथ्वीराज विजय जिसके रचनाकार थे, मेरे दिमाग से निकल रहा भी नाम, पृथ्वीराज विजय, ठीक है, पृथ्वीराज विजय जो है वो क्या प्रमाणिक है, उसकी घटनाएं जो है वो इतिहास से मेल खाती है, वो अधिक प्रमाणिक नजर आता है। जबकि जो पृथ्वीराज रासो है वो प्रमाणिक नजर नहीं आ रहा। तो जो पृथ्वीराज रासो का जो प्रकाशन हो रहा था बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से, उसको उन्होंने फोन करके उसका प्रकाशन जो है वो बंद करवा दिया था। एट ए टाइम ही फोन करके उसका प्रकाशन बंद करा दिया था। किसने? डॉक्टर वुलर ने। इसलिए डॉक्टर वुलर जो है वो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं, बाकी इस बारे में आगे चलेंगे, आगे विस्तार से बात करेंगे इस पर। पृथ्वीराज रासो के संस्करण के संबंधित असंगत कथन है। पृथ्वीराज रासो से संबंधित असंगत कथन है। प्रथम संस्करण नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा संपादित है। ठीक है, आप उत्तर देख लें, मैं सीधा उत्तर ही बताऊंगा। ठीक है ना, काफी लंबा चौड़ा है। प्रथम संस्करण नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा संपादित है, जिसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। इस संस्करण में 69 समय तथा 16,306 छंद है। समय की बात बता दूं कि इसमें जो पृथ्वीराज रासो है इसमें कहीं प्रस्ताव दिए हुए हैं, कहीं खंड दिए हुए हैं, कहीं अध्याय भी दिए हुए हैं किसी अलग अलग पुस्तकों में। और इसके जो अलग अलग हैं उनके अंदर जैसे जो पहला जो संस्करण है जो 69 समय वाला 16,306 छंद वाला है, उसके अंदर प्रस्ताव दिए हुए हैं, फिर खंड दिए हुए हैं, फिर क्या समय दिया हुआ है, इसके अंदर समय फिर प्रस्ताव दिए हुए हैं, फिर खंड दिए हुए हैं, इस तरह से अलग अलग दिए हुए हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ में समय है तो कुछ में प्रस्ताव और कुछ में दोनों दे रखे हैं। अध्याय प्रस्ताव में है, अध्याय खंड में है। जो ये प्रथम संस्करण है 16,306 छंद, इसमें जो दे रखे हैं अध्याय दे रखे हैं, अध्याय किस में है? समय में, कुछ में प्रस्ताव में, कुछ में दोनों में। ठीक है, अलग अलग जगह किताबों में, किताबें जो दे रखी किताबों में अलग अलग जो पुस्तकें प्रकाशित है उसमें किसी ने कहा कि खंडों में प्रकाशित हुआ था, किसी ने समय में और किसी ने प्रस्ताव में और किसी ने दोनों में। ठीक है ना, और द्वितीय संस्करण है जो वो प्रस्ताव में ही हुआ था, और तृतीय संस्करण है जो खंडों में, और चतुर्थ संस्करण है जिसका जो अध्याय में विभाजन नहीं किया गया है। इसका जो अध्याय में विभाजन नहीं किया गया आपको याद रख लेना है। ये तो क्या है? प्रस्ताव व समय दोनों में ही मिलता है अलग अलग किताबों में, और यह मिलता है प्रस्ताव में, यह खंड में, और इसका विभाजन ही नहीं किया गया है। ठीक है, अभी अपने प्रश्न पर आते हैं। पहला बिल्कुल सही है। दूसरे पे हो, द्वितीय संस्करण में 7,000 छंद है, बिल्कुल सही बात है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। इसकी प्रतियां अभोर में सुरक्षित है, यह भी सही है। और अभोर के साथ साथ डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में यह भी लिखा है अबोहर व बीकानेर दोनों जगह सुरक्षित है। अब किस प्रकार है ये तो अब वो ही जाने। जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य के इतिहास है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अबोहर व बीकानेर में सुरक्षित है इसकी प्रतियां। तृतीय संस्करण जो है वो लघु संस्करण है। तृतीय संस्करण है वो है लघु संस्करण, जिसमें कितने खंड है? 19 खंड है, बिल्कुल सही है। 3500 छंद है। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां कहाँ पड़ी है? अजमेर में सुरक्षित है। तो ये कहाँ है? अजमेर में नहीं है। ये कहाँ है? ये बीकानेर में है। तो उत्तर हमारा क्या रहेगा? उत्तर हमारा स रहेगा। ये अजमेर में नहीं होकर कहाँ है? बीकानेर में। चौथा संस्करण जो है वो सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद है। दशरथ शर्मा ने इसे ही मूल रासो माना है। आप इसे ध्यान लगा ले अच्छे से। रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी रचना कविता कौमुदी में भारतेंदु के पूर्व तक कितने कवियों? रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी रचना कविता कौमुदी में भारतेंदु के पूर्व तक कितने कवियों की रचनाओं सहित संकलित की है? कितने कवि थे रामनरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी में? कब हुई थी कविता कौमुदी की रचना? 1917 ईस्वी में। कब हुई थी? 17 ईस्वी में। कितने खंडों में थी? 8 खंडों में। कितने खंडों में? 8 खंडों में हुई थी। कितने कवि थे इसके अंदर? 89 कवि थे। कितने कवि थे? 89 कवि थे। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल
चिराऊ साहबे मुकल जुरे ओजू छाड़ी माँ लेहुरे बंक बोही माँ जहुरे रंक। पंक्तियों के रचयिता है ए बैस है या फिर दे, ए बैस है या फिर दे। तो कौन है पंक्तियों के रचयिता? पंक्तियों के रचयिता है सरहपा, ठीक है ना। पंक्तियों के रचयिता है सरहपा है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, न नाद न बिंदु न रवि, ठीक है ना। मैंने एक बात बताई थी कि जो सरहपा है, सरहपा क्या थे, मैंने एक ट्रिक बताई थी। सरहपा क्या थे? सबसे पहले कवि किसको माना जाता है? सरहपा को। और उस वक्त क्या था? सरहपा था। सरहपा सबसे पहले कवि थे। तो कहने से तात्पर्य सरहपा के समय हिंदी साहित्य के इतिहास जो था वो घोर अंधकार काल में था। कहाँ था? घोर अंधकार काल में था। तो अंधकार काल के मतलब इसकी जो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति जो है घोर अंधारो, घोर अंधारो, सॉरी, घोर अंधारो चंदमणि, घोर अंधारो चंदमणि। फिर दूसरी पंक्ति जो है इसकी है वो है जहमन पवन न संचरई, जहमन पवन न संचरई। तीसरा ये मान ले नाद न बिंदु न रवि और न शशि। चौथा है पंडिय शैल सत है, पता नहीं संत है, अलग अलग जगह अलग अलग दे रखा है। बखाणई ऐसा कुछ है, ठीक है ना। पंडिय शैल सत बखाणई ऐसा। तो अब देखो इसके अंदर मैंने ये जो 4 लाइनें हैं ये ट्रिक के माध्यम से याद करवाई कि आपको कभी ना भूले। सरहपा कौन से सबसे पहले काल के हैं? सबसे पहले मतलब हिंदी का घोर अंधकार काल। तो घोर अंधारो चंदमणि, ठीक है ना। घोर अंधारो चंदमणि मतलब घोर अंधारे की जहां भी बात आएगी वहां कौन होगा? सरहपा। फिर जहां न रवि है न शशि है, ठीक है ना, न रवि है न शशि है, क्या है? जहमन पवन, जहां पवन भी नहीं संचरती, जहां पवन भी नहीं पहुंचती, तो वो क्या? घोर अंधारा काल। तो वो भी कौन? सरहपा। और जहां रवि है ना शशि है वो भी कौन सा है? सरहपा। और पंडिय शैल तो सबसे पहले आ गया, तो सबसे बड़ा पंडित कौन हो गया? ठीक है ना, सबसे पहले आ गया तो कौन सा हो गया? सबसे पहले सरहपा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको, इन पंक्तियों को याद कर सकते हो कि नाद न बिंदु न, जहां न रवि न शशि, तो कौन सा है? सरहपा रहेंगे। चलो आगे चलते हैं। दसवीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ावे को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। उपयुक्त कथन किसका है? बताइए। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। इसी अपभ्रंश के बढ़ावे को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं। तो बताइए इसका उत्तर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है इसके उत्तर? किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप में अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ए बैस है या फिर दे? ए बैस है या फिर दे? तो से, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। यह कथन भी किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो मैंने ये हिंदी साहित्य का इतिहास करवाने से पहले ही आपको बता दिया था कि आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया जाएगा वो प्रमाणिक पुस्तकों से करवाया जाएगा, प्रमाणिक हिंदी साहित्य के इतिहास से करवाया जाएगा। और प्रमाणिक हिंदी साहित्य के इतिहास से तात्पर्य यह है कि वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की सभी जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास है, बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास है,
और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है, उनसे करवाया जाएगा। गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास है। और सुमन राज्य का हिंदी साहित्य का अधूरा इतिहास, आधा इतिहास, सॉरी, ठीक है। और उसके अलावा इस तरह से जो भी हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य कोश भाग 1 और भाग 2 हो गया, ठीक है ना। तो इन सभी जो प्रमाणिक हिंदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास हो गया, तो इन सभी हिंदी साहित्य के इतिहास से, डॉक्टर नगेंद्र का हो गया, आचार्य शुक्ल का हो गया, इन सभी से प्रमाणिक प्रश्नों का संकलन ये आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जह मन पवन न संचरे, अब देखो वो पंक्ति आ गई ना, जह मन पवन न संचरे, रवि शशि नहीं प्रवेश। जहां रवि और शशि का भी प्रवेश नहीं है, वहां मैंने आदि बता दी थी, पूरी है जहां रवि और शशि का ही प्रवेश नहीं है। जहां मन पवन न संचरे, रवि शशि नहीं प्रवेश, और वहां भी रवि शशि था। तो ये जो पंक्ति रहेगी ये किसकी रहेगी? सरहपा की रहेगी। किसकी रहेगी? सरहपा की, क्योंकि जहां रवि शशि नहीं जा रहे, इसका मतलब वहां घोर अंधेरा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो ग्रंथ की भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की कहा है? किस रासो ग्रंथ की भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है? ए, बैस है या फिर दे? तो किसकी? पृथ्वीराज रासो की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो इसको अप्रमाणिक मानने वालों में से थे। किसको? पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वालों में से प्रमुख थे। मनहु कला सस भान कला 1600 बनिए, बाल बेस ससीता समीप अमृत रस पिनिए। तो ठीक है, ये पंक्ति किसकी है कि कहाँ से ली गई है? ए, बैस है या दे? तो किससे ली गई? पृथ्वीराज रासो से। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, आपके चाहे पाठ्यक्रम में पृथ्वीराज रासो हो चाहे न हो, लेकिन ये हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से, हिंदी साहित्य की इतिहास की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, तो इसको आप जरूर याद रखें, पृथ्वीराज रासो की। अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा है। अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा है, क्या है अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा? शायद ब्रज भाषा है, फिर भी मैं देख लेता हूँ कौन सी भाषा है। ब्रज भाषा। अमीर खुसरो के गीतों और की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा ही है। आपको बता दूं कि इनकी पहेलियां, मुकरियां और 2 सुकने खड़ी बोली में कौन सी है? खड़ी बोली में इनकी जो रचनाएं हैं, पहेलियां, अमीर खुसरो की पहेलियां आता है ना पूरा लिखा हुआ, पहेलियां, मुकरियां और 2 सुखने, ये जो रचनाएं हैं ये सारी की सारी खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो जिन्हें जिन्होंने सितार का आविष्कार भी किया था, किसका? सितार का इस आविष्कार भी किया था, जिन्हें हिंद ए तूती भी कहा जाता है। हिंद ए तूती भी कहा जाता है। कौन? अमीर खुसरो। और जिन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है किसे? अमीर खुसरो को। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास जो है वो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। सरहपा का समय माना गया है। सरहपा का समय माना गया है, क्या माना गया है? सरहपा का समय, सरहपा का समय माना गया है ए, बैस है या फिर दे? ए, बैस है या फिर दे? तो ए 769 ईस्वी। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने माना है? राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा का समय 769 ईस्वी माना है। गंगा जमुना मांझे रे, गंगा जमुना मांझे रे बही, नाई ताई बुड़ीली मतंग पोइला लीले पार करी। ए, बैस है दे, कौन सा है? बै, वैसे ए, बै और से, डोंपिया, डोंबिपा या डोंपिया रहेगा। तो गंगा जमुना और डोबिया, डोबीपा या डोबी या डोबिम्पा, ठीक है ना।
तो कहने का मतलब ये है कि इस डोम्बी पा का मतलब होता है डूबना से। अब डूबना से जोड़ के इसको हम गंगा जमुना से जोड़ सकते हैं। इस तरह से कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक छोटी सी ट्रिक बिठा सकते हैं, तुकबंदी बिठा सकते हैं और हम इसको याद रख सकते हैं डोम्बी पा से। जैसे सरा पा से रखी थी ना, जहाँ घोर अंधारो चंदमणि वाली पंक्ति थी, एक घोर अंधारो चंदमणि वाली थी सरपा की, एक जहाँ रवि शशि, ठीक है ना, और जय मन पवन न संचरी, जहाँ पवन भी नहीं संचरती, जहाँ न रवि न शशि है, और पंडिय शैल संत बखानी, जो पंडित है सबसे बड़ा, मतलब पहला पंडित सरपा। तो कहने का मतलब इस तरह से हमने वो ट्रिक बनाई थी। उसी तरह से गंगा जमुना के अंदर डोबी लगाने वाला डोम्बी पा, गंगा जमुना में डुबकी लगाने वाला डोम्बी पा, इस तरह से इसको हम याद कर सकते हैं छोटी सी ट्रिक के माध्यम से या तुकबंदी के माध्यम से। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। उपयुक्त कथन किसका है? भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री, आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री, आदिकाल की प्रमाणिक सामग्री जो है प्राप्त हुई है। उपयुक्त कथन किसका है? किसका है उपयुक्त कथन? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सोम प्रभ सूरी द्वारा लिखित रचना है। पहले बता चुका था, बड़ा आसान है। ए बै से दे, तो कौन सी है? कुमारपाल प्रतिबोध। पहले बताया था सोम प्रभ प्र से प्रतिबोध, सोम प्रभ सूरी प्र से प्रतिबोध। एक आती है कुमारपाल चरित, तो उसका भी बताया था। कुमारपाल चरित किसकी रहेगी? च से चरित और च से हेमचंद्र, हेमचंद्र च से चरित, कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित की रचना एक भट्टी के रूप में, द्वाश्रय ग्रंथ के रूप में की थी हेमचंद्र ने कुमारपाल के जीवन चरित्र पर। चलो चलते हैं आगे। चंदनबाला रास किसकी थी? आसुग कवि की। किसकी है? आसुग कवि की है चंदनबाला रास। चंदनबाला रास जो है वो आसुग कवि की है। सुमेलित कीजिए सुमतिगण, विजयसेन सूरी, हेमचंद्र और जिन धर्मसूरी। सुमतिगण, विजयसेन सूरी, हेमचंद्र, जिन धर्मसूरी। अब अपने को देखना है, मिलान कराना है। वही ट्रिक देखते हैं, क्या पता इस बार काम कर जाए। ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि हमें हेमचंद्र है और हेमचंद्र हमें याद है। शब्दानुशासन, हेमचंद्र की रचना हमें याद है कि शब्दानुशासन है। ठीक है, हेमचंद्र की रचना हमें याद है शब्दानुशासन। स का 2। अब देखो स का 2 किस में है? इसमें भी स का 2 है, इसमें भी स का 2 है, इसमें भी स का 2 है, इसमें नहीं है। ये तो गया काम से। ठीक है ना, ये भी मुझे टफ वाला ही लग रहा है। और इसके बाद आता है जिन धर्मसूरी। अब जिन धर्मसूरी की रचना कौन सी है? स्थूलीभद्र रास। कौन सी है? स्थूलीभद्र रास। तो द का 3, द का 1, ये गया, ये द का 3, ये द का 3। ये तो भैया कठिन वाले ही हैं। ठीक है ना, द का 3। फिर आता है विजयसेन सूरी। विजयसेन सूरी, विजयसेन सूरी का क्या है? रेवंत गिरी रास। तो ब का 1, ब का 1, 2 बचे हैं, ब का 1 और ब का 4। तो ये रहेगा स, उत्तर रहेगा स। कितना उत्तर रहेगा? स। तो क्या रहेगा? सुमितिगण नेमिनाथ रास। तो सुमतिगण का नेमिनाथ रास, विजयसेन सूरी का रेवंतगिरी रास, हेमचंद्र का शब्दानुशासन, जिन धर्मसूरी का स्थूलीभद्र रास। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या कीर्ति लता व कीर्ति पताका की भाषा है। कीर्ति लता व कीर्ति पताका की भाषा है। कौन सी है कीर्ति लता व कीर्ति पताका की ये प्रश्न जो है थोड़ा स्टार वाला है, क्योंकि कुछ जगह इसकी जो है अपभ्रंश भी दे रखी है, कुछ जगह अवट भी दे रखी है।
तो क्योंकि वो अवट अपभ्रंश जो था, अवट जो थी वो अपभ्रंश और हिंदी के मध्य का जो काल था उसको अवट कहा गया है। और अवट नाम जो है सुनीति कुमार चटर्जी का लिया गया है, लेकिन अधिकतर विद्वानों ने उसको अवट नहीं कहा है। एक जगह अपने भोलानाथ व्यास भी कह रहे हैं कि जिसको हम उत्तरी अपभ्रंश कह रहे हैं वो अवट है, ठीक है ना, या उत्तरी अपभ्रंश को ही अवट कहा गया है। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है ना। तो अवट है, वैसे यहाँ उत्तर तो अवट रहेगा, आप प्रमुख रूप से अवट मान ले, लेकिन कुछ जगह पर भ्रंश भी है। इसके बारे में आपको आप मैसेज में देख लेना, या जो PDF मिलेगी उसमें आपको डिटेल से इसके बारे में बता देंगे। कीर्ति लता जो है, दोनों के रचनाकार कौन है? विद्यापति है, हमें पता ही है। दोनों की दोनों रचनाएं वीर रस की रचनाएं हैं, ठीक है। और अच्छा, साहित्यिक कीर्ति पताका वीर रस की है और ये है श्रृंगार की। कीर्ति लता जो है वो श्रृंगार रस की है। अब इसके अंदर क्या था, इन दोनों ही रचनाओं का वर्णन जो है आचार्य शुक्ल ने जिन 12 रचनाओं का वर्णन किया था, जिन 12 रचनाओं का वर्णन वीर गाथा काल नाम देने के लिए किया था, उनमें से ये दोनों रचनाएं थी। एक बात फिर इसके अलावा क्या है कि आचार्य शुक्ल ने इन दोनों को क्या कहा है, साहित्यिक रचना कहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी 12 रचनाओं को 2 खंडों में बांटा था, साहित्यिक रचनाएं और देश भाषा काव्य। साहित्यिक रचनाएं और देश भाषा काव्य। तो जो साहित्यिक रचनाएं थी उनके अंदर इन दोनों को स्थान दिया था, किसको? कीर्ति लता व कीर्ति पताका को। कीर्ति लता जो है कीर्ति सिंह के प्रेम प्रसंगों का चित्रण है। किसका है? प्रेम प्रसंगों का चित्रण है। और कीर्ति पताका में क्या है? कीर्ति पताका में कीर्ति सिंह की विजयों का वर्णन है। कीर्ति सिंह की विजयों का वर्णन है, ये ध्यान लगा लेना आप। विद्यापति की किस रचना के लिए उन्हें अभिनव जयदेव की कहा जाता है? विद्यापति की किस रचना के लिए उन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है? ए, बैस है या द? तो ए के लिए, विद्यापति पदावली के लिए उन्हें अभिनव जयदेव कहा जाता है। विद्यापति पदावली जो थी वो मैथिली भाषा में थी, वो थी मैथिली। विद्यापति पदावली जो है वो मैथिली भाषा में थी। कीर्ति लता और कीर्ति पताका है वो अपभ्रंश या अवट में थी। आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है। उपयुक्त कथन किसका है? आदिकाल नाम भ्रामक है, इससे बाबा आदम के जमाने का होता है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था बच्चन सिंह ने। किसने कहा था? बच्चन सिंह ने। मैंने आपको कहा था सभी हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्न लिए जाएंगे, और बच्चन सिंह ने इसको कहा था। और बच्चन सिंह ने प्रथम कवि किसको माना था? विद्यापति को माना था। प्रथम कवि विद्यापति को माना था, और उनकी रचना विद्यापति पदावली को प्रथम रचना माना था। विद्यापति पदावली को जो है वो प्रथम रचना माना था। 12 बरस ले कुकर जिए 13 लीजिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिकार। 12 बरस ले कुकर जीवे 13 लीजिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किससे ली गई है? ए, बैस है या फिर दे? तो आराम से बता सकते हैं हम, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, आपको याद होनी ही चाहिए। तो किसकी पंक्तियां? ये जगनिक की है। जगनिक का कौन सा था? परमाल रासो, ठीक है ना। परमाल रासो नाम से किसने करवाया था संपादन? श्याम सुंदर दास ने। कहां से करवाया था? नागरी प्रचारणी पत्रिका से। कहां से? नागरी प्रचारणी पत्रिका से। इसी परमाल रासो का क्या नाम था? आलाखंड। क्या नाम था? आलाखंड। आलाखंड नाम से 1865 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने कराया था? चार्ल्स इलियट ने। किसने करवाया था? चार्ल्स इलियट ने कराया था। नरपति नाले की कौन सी है? विजयपाल रासो। चंद्रप्रदायी का कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। चलो चलते हैं आगे। 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी। 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी। शारदा क्या थी? नालय रसायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। क्या है? 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालय है रसायन आरंभ भई शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। उपयुक्त पंक्तियां किस रचना से ली गई है? किस रचना से ली गई है? ए, बैस है या फिर दे? तो बिसल देवरासो से। किससे ली गई? बिसल देवरासो से। बिसल देवरासो के रचनाकार कौन थे? नरपति नालय। कौन थे? नरपति नालय थी।
हमीर रासों के रचनाकार कौन है? शारंगधर है। हमीर रासों के रचनाकार कौन है? शारंगधर है। विजयपाल रासों के रचनाकार कौन है? नलसिंह भट्ट है। विजयपाल रासों के रचनाकार कौन है? नलसिंह भट्ट है। विद्यापति को रहस्यवादी किसने कहा था? विद्यापति को रहस्यवादी किसने कहा था? ए, बै, से या दे? तो किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ढोला मारूरा दूहा के रचयिता है। ढोला मारूरा दूहा के रचयिता है तो कौन है ढोला मारूरा दूहा के रचयिता? कवि कल्लोल। कौन है ढोला मारूरा दूहा के रचयिता? कवि कल्लोल है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाइए। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है? ए, बै, से या फिर दे? तो कौन है इसका उत्तर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें बताया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपभ्रंश साहित्य है उसको हिंदी साहित्य से अलग रखा है, लेकिन हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका के रूप में उसका अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोग किया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है? कितने उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण थे? 5 प्रकरण थे। कितने प्रकरण थे? 5 प्रकरण थे। कौन सी सदी की रचना है ये? 12वीं सदी की रचना है। किसकी रचना है? दामोदर भट्ट की। किसकी रचना है? दामोदर भट्ट की ये रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में किस प्रकार की, और इसमें किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था? इसमें किया गया था ए, बै, से या फिर दे? तो अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया था। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था? इसमें अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया था। ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से हिंदी के सबसे सशक्त इतिहासकार है। ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से क्या है? ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा की दृष्टि से, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में जो टेस्ट था उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया था। तो पूर्व परंपरा के जो सबसे सशक्त इतिहासकार है वो कौन माने जाते हैं? आचार्य शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर बच्चन सिंह या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य शुक्ल जो थे वो युगीन काव्य परंपरा, युगीन काव्य परंपरा या युगीन काव्य जो इतिहास लिखने वाले थे उनमें इनका नाम आता है आचार्य शुक्ल का। और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो पूर्व परंपरा की दृष्टि से। तो और ऐसा कहा जाता है कि इन दोनों का जो सम्मिलित प्रयास रहता है, इन दोनों ही परंपराओं को या इन दोनों ही विधियों को जिसमें जिस साहित्य के इतिहास में सम्मिलित प्रयोग किया जाता है वो सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास या अच्छा रहता है इतिहास। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानने वाले इतिहासकार थे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं मानने वाले इतिहासकार थे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, ये अपभ्रंश वाला मैटर भी लगातार चलता रहा था। तो पुरानी हिंदी नाम जो दिया था वो तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया था, लेकिन अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी। लेकिन कुछ विद्वानों ने ऐसे कहा था कि अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था, किसी एक साहित्यकार ने ये कहा था कि अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी नहीं है। तो इनमें से वो कौन थे? ए, बै, से या फिर दे? तो वो थे दे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी नहीं है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। क्या है प्रश्न संख्या नेक्स्ट?
नाथ संप्रदाय के विभिन्न नाम सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय किस विद्वान ने दिए? नाथ संप्रदाय के ये नाम किसने दिए थे? ए, बै, स या द? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो किसने नाम दिए थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने नाम दिए थे? ये सभी के सभी नाम जो है नाथ संप्रदाय को, ये सभी नाम किसने दिए थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, कथन किनका है? हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, कथन किसका है? हरप्रसाद शास्त्री का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, गुलेरी जी का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? किसका है? हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, कथन किसका है? बताइए किसका कथन है ये, बताइए। किसका कथन है ये? हरप्रसाद शास्त्री का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गुलेरी जी का, या आचार्य शुक्ल का? तो किसका है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा भी संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आधारित है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा भी संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आधारित है, ऐसा मानने वाले साहित्यकार हैं। कौन है? शिवशय सेंगर है। कौन है? शिवशय सेंगर है, डॉक्टर नगेंद्र है, या फिर हरप्रसाद शास्त्री है? बताइए कौन है ऐसा मानने वाले? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है ऐसा मानने वाले? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक जाति और ढूंढ लेती है। हिंदू समाज में नीचे से नीचे समझी जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है, ऐसा किसने कहा था? ए, बैस है, या फिर द? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, राम वृक्ष बेनीपुरी ने? तो किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब आप सोचेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतने कथन क्यों हैं, तो आपको बता दूं कि जब बात आती है पेपर की बात आती है, एग्जाम की बात आती है, तो उसमें अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रामचंद्र शुक्ल से, या उसके बाद जो नंबर आता है डॉक्टर नगेंद्र का, और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि, और बच्चन सिंह, तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र को अलग से करवाया जा रहा है। ठीक है, तो अब बच्चे कौन? प्रमुख रूप से कौन बच्चे हैं हमारे पास? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो कथन है थोड़े से ज़्यादा इसमें लिए गए हैं, बाकी इसमें सभी के कथन है। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रथम भाग का शीर्षक है, क्या नाम था? हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, हिंदी साहित्य की पीठिका। तो क्या शीर्षक था, क्या नाम था उसका? तो आपको बता दूं कि नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 18 भागों में प्रस्तावित था, 16 भागों में प्रकाशित किया गया था। कितने भागों में? 16 भागों में। प्रत्येक भाग का अलग अलग लेखक रखे गए थे, प्रत्येक भाग के जो लेखक थे या संपादक जो थे वो अलग अलग थे। ठीक है, 16 के 16 भागों के। तो उनमें से जो पहला भाग था, प्रथम भाग था, उसका नाम था हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका, इसका डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो फर्स्ट टेस्ट या सेकंड टेस्ट था, उसके अंदर जो 16 के 16 अध्याय हैं उनके बारे में आपको विस्तार से बता दिया गया। पहले भी मैं कुछ प्रश्नों में इसके बारे में विस्तार से बात आपके साथ कर चुका हूं। कौन सा विवरण सही नहीं है? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये पेपर में आ चुका है। गार सदत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथों में कवियों को काल कर्मानुसार प्रस्तुत किया।
शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? क्या सही नहीं है? तो पहला कथन पढ़ते हैं, गारसाद तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। नहीं, पहला ही सही नहीं है, काल क्रमानुसार प्रस्तुत नहीं किया है। सबसे पहले कालक्रम की बात आए तो तजकीरा सूरा हिंदी में मौलवी करीमुद्दीन में इसका प्रयोग किया गया है कालक्रम का, और काल विभाजन का जो प्रयास है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। गारसाद तासी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। अंग्रेजी के वर्णों के अनुसार उन्होंने केवल उनका वर्णन कर दिया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके हिंदी साहित्य के इतिहास को वृत्त संग्रह की संज्ञा दी है, जिसका नाम था इस्तवार दलाल लिटरेतुर एंदुई, हिंदुस्तानी था, ज़्यादा इसके बारे में नहीं। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र है, बिल्कुल सही है। कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए, ये भी सही है। शिव सिंह सरोज कब आया था? 1883 में। ये कब आया था? 1800। पहला संस्करण जो था उसके 2 भाग थे, 1839 और 47, और फिर दूसरा जो संस्करण था वो था 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हुआ था। किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने किया था। किसने? किशोरी लाल गुप्त ने किया था। किसने किया था? किशोरी लाल गुप्त ने। और कब किया था? 1957 ईस्वी में। कब किया था? 1957 ईस्वी में। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया था, बिल्कुल सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया था। और कितने भागों में बांटा था? 12 भागों में बांटा था। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। कौन है भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक? दूधनाथ सिंह, रामविलास शर्मा, रामदर्श मिश्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं की है। पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की यह स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की, कविराज श्यामलदास की, डॉक्टर बुल्लर की, या गौरीशंकर हीराचंद ओझा की? तो किसकी है ये स्थापना? यह स्थापना है रामचंद्र शुक्ल की। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। तो ग्रंथ को जाली, किस ग्रंथ? पृथ्वीराज रासो विषय का, ठीक है, पृथ्वीराज रासो विषय की इस धारणा किसकी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की थी। इसी प्रकार जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, उन्होंने पृथ्वीराज रासो को अनैतिहासिक ग्रंथ कहा था। अनैतिहासिक ग्रंथ की संज्ञा दी थी। किसने? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अनैतिहासिक ग्रंथ की संज्ञा दी थी। किसी को? पृथ्वीराज रासो को। और पृथ्वीराज रासो को ही जाली आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्यों कहा था? क्योंकि सबसे पहले इसको जाली डॉक्टर बुल्लर ने कहा था, जिसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। क्योंकि इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संदर्भ में है? ए, बै, से या फिर द? तो किस ग्रंथ के संदर्भ में यह मान्यता? बिसलदेव रासो के संदर्भ में। बिसलदेव रासो के संदर्भ में। अब आप कहोगे कैसे? आपको बता दूं कि जब वो 12 रचनाओं का वर्णन करते हैं तो उन 12 रचनाओं में 3 रचनाओं को वो अलग मानते हैं, जिनको ये मानते हैं कि वीर रस से परिपूर्ण नहीं है। उन 3 रचनाओं में एक आती है बिसलदेव रासो, एक आती है अमीर खुसरो की पहेलियां, और एक आती है विद्यापति की पदावली। ये 3 रचनाएं हैं जिनको वो अलग मानते हैं, बाकी सभी को उसी के अंतर्गत मानते हैं। तो बिसलदेव रासो को इसलिए इन्होंने श्रृंगार काव्य कहा था। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? जॉर्ज ग्रियर्सन का, डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का, या मिश्र बंधु का? तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का। यह आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में आ चुका है। ठीक है।
रीति आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो सुकने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की है, बिल्कुल सही है। एक थाल मोतियों से भरा सबके सर पर औंधा धरा, इस प्रकार की वो करते थे रचनाएं। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना है, बिल्कुल नहीं। तो उत्तर हमारा है डी, उनका लक्ष्य धर्मोपदेश देना मात्र था, ये बिल्कुल नहीं था। बाकी सभी इनके सही है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्रष्टा थे। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम स्रष्टा थे। किसका कथन है? राहुल सांकृत्यायन का, मिश्र बंधु का, शिव सेंगर का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो किसका कथन है ये? राहुल सांकृत्यायन का। किसका कथन है? राहुल सांकृत्यायन का, ठीक है ना। यही कथन उन्होंने सिद्धों के लिए भी कहा है। ऐसा ही एक जगह कथन आता है जिसमें वो सिद्धों को कहते हैं कि सिद्ध जो है हिंदी काव्य धारा के प्रथम श्रेष्ठ है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन की रचना थी काव्य धारा, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास था काव्य धारा, और जिनमें इन्होंने सरयपाद को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। सरयपाद को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। निम्नलिखित को उनकी रचनाओं से सुमेलित कीजिए। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, कावा तरवर पंच बिडाल, कड़वा बोल न बोलिस नारी, मोरा जोब नवलेरा भयो है गुलाल। तो क्या रहेगा इसका? देख लेते हैं, आसान है कि मुश्किल है। सबसे पहले नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, तो ये किसका है? ये कंडपा का है। किसका? कंडपा का। तो ए का है दो, ए का दो, ए का दो, ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अभी हम आगे चलते हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। वैसे मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक याद होने से आ गया। दूसरे का क्या है? एक है। कावा तरवर पंच बिड़ा लुईपा, बिल्कुल सही है। कड़वा बोल न बोलिस नारी, इसका क्या है? 4 नंबर, बिल्कुल सही है सरपा। और मोरा जोबना नवलेरा, इसका अमीर खुसरो। ये कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरह से। तो आपने देखा, जैसे मैं पहले 2-3 बार बता चुका था, इस बार कहा नहीं, लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि ये जो होता है ये अपने आप में क्या रहते हैं, ऐसे ऑप्शन देखने में बड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि इसमें 4 प्रश्न होते हैं और चारों में से अगर आपको एक भी आता है तो आपका प्रश्न सही हो जाता है। मतलब आपके लिए एक तरह से ये गिफ्ट होते हैं। अब कैसे? देखो, इसके अंदर हमें एक ही आता था कि नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छाई, मान लो एक ही आता था, और उसी में क्या हो गया कि ए का 2 हो गया। अब ए का 2 जो था सिर्फ इसी में था और किसी में नहीं था। इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था ए का 2, इसमें भी ए का 2 नहीं था। इसका मतलब कोई नहीं है। हमें ये एक ही आता था, उससे ये सही हो गया। और भी कोई एक ही आता होगा तो उससे ये सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस प्रकार के प्रश्न गिफ्ट रहते हैं, इनसे घबराएं नहीं और इजी वे में इनको करने का प्रयास करें। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। तो किस प्रकार का लिखा जा रहा था? जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता। मतलब आदिकाल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है वो है राजाओं की वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। क्यों मानी जाती है आदिकाल की विशेषता? क्योंकि आपको बता दूं कि बहुत से जो साहित्यकार हैं वो प्रमुख रूप से रासो काव्य से ही हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं, रासो काव्य से ही। और जो रासो काव्य है वो पूरा का पूरा क्या है?
अपने जो आश्रयदाता थे उनकी वीरता का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन ही है। रासो काव्य जो है वो अपने आश्रयदाताओं की अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन ही है। इसलिए जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है कि जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अति रचित वर्णन जो है वो आदिकाल की पहली विशेषता मानी जाती है। कृष्ण भक्ति का मतलब नहीं था, निर्गुण की उपासना आदिकाल के बाद की बात थी, तो सीधे सीधा उत्तर एक ही निकल रहा है। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कहने से तात्पर्य एक कथन सत्य होगा, बाकी सारे असत्य रहेंगे। सत्य नहीं है, एक कथन असत्य होगा, बाकी सभी सत्य। सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरपा है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई थी। सिद्ध साहित्य का प्रेरण पिंगल भाषा में हुआ था, बिल्कुल नहीं। तो कौन सा है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर था, बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरपा है, बिल्कुल सही है। और सिद्ध साहित्य में सबसे ऊंचा जो स्थान माना जाता है, प्रथम कवि तो सरपा, सबसे ऊंचा जो स्थान माना जाता है वो लुईपा का माना जाता है। किसका माना जाता है? लुईपा का माना जाता है। सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पदों तथा दोहों में हुई थी, बिल्कुल सही है। चर्या पद की रचना प्रतिष्ठित अपभ्रंश में थी और दोहों की रचना जो थी प्राकृत और अवट में मानी जाती है। सिद्ध साहित्य का प्रेरण पिंगल भाषा में हुआ था, बिल्कुल नहीं हुआ था पिंगल भाषा में। सिद्ध साहित्य का प्रेरण किस में हुआ था? सांध्य भाषा में हुआ था। किस भाषा में? सांध्य भाषा में हुआ था। शब्दानुशासन के लेखक हैं, शब्दानुशासन के लेखक हैं ए, बै, स या फिर द। तो कौन है शब्दानुशासन के लेखक? रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद्र, सरयपाद शंभु। तो हेमचंद्र। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद्र है। सिद्ध हेम शब्दानुशासन, ठीक है ना। सिद्ध हेम शब्दानुशासन पूरा नाम था इसका, सिद्ध हेम शब्दानुशासन। हेमचंद्र की अन्य रचनाएं कौन थी? एक इसकी रचना थी कुमारपाल चरित, मैंने बताया था जैसे कुमारपाल चरित। कुमारपाल प्रतिबोध जो रचना थी वो किसकी थी? कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की थी। कुमारपाल प्रतिबोध जो है वो सोमप्रभ सूरी की रचना थी। खलिक बारी किसकी रचना है? खलिक बारी किसकी रचना? सीधा सीधा ही है, ए, बै, स, द, कोई समस्या नहीं, अमीर खुसरो की है। खलिक बारी, दो सुकने और मुकरियां, ये सारे किसके थे? अमीर खुसरो की थी। पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। उक्त पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमें देखकर बताना है कि क्या कहना चाहते हैं, और जो कह रहे हैं वो इनमें से बताना है। लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया। अब देखो कौन कौन सा है? लोक और वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर था, बिल्कुल सही है ये तो। लोक और वेद की रूढ़िवादिता ने परम तत्व के अभिज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया, बिल्कुल नहीं हो सकता। रूढ़िवादिता परम तत्व का अभिज्ञान का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सकती है? ये नहीं है। सतगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात्कार, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। गुरु गोविंद दो खड़ार क्या के लागू पाओ, सतगुरु बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंदियो मिलाए। सतगुरु ने दीपक थमाकर संसार में भटकने के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं है। तो कौन कौन सा सही है? ए और सी। ए और सी किस में? ए और सी बी में। तो उत्तर है हमारा बी। तो ये थे हमारे 50%, लगभग 100 प्रश्नों की जो है आपको आदिकाल के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न आप लोगों को करवा दिए गए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।